हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रश्न नंबर 6। और इससे पहले के प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। भाग 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और स्वरूप। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे तौर से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के भी 2 रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचनाएं हुई हैं। दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थीं, जिन्हें पश्चिमोत्तर, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवृत्ति काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई है। इसका काल 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो स्वरूप मिलता है, वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी: पश्चिमोत्तर, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से ही अभिहित किया गया। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थीं, जिनमें मुख्य सौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी प्रमुख थे। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिम और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9 लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम के अभाव में प्राकृत नामों से ही अभिहित करें तो आधुनिक
आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं। सौर अपभ्रंश की है सौरसेनी, इसकी भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं जो कि आधुनिक में आती हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैसाची की आधुनिक भाषाएं उपभाषाएं हैं लहंदा, पंजाबी। राचड़ की है सिंधी। महाराष्ट्र की है मराठी। मगधी की है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी की है पूर्वी हिंदी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषा प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां आती हैं। भाषा हिंदी। उपभाषा पहली है पश्चिमी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं खड़ी बोली या कौरवी। दूसरी है ब्रजभाषा। तीसरी है हरियाणी। चौथी है बुंदेली। पांचवी कन्नौजी। हिंदी की दूसरी उपभाषाएं हैं पूर्वी हिंदी, जिसमें बोलियों में आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आता है उपभाषाओं में राजस्थानी, जिसमें बोलियां आती हैं पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी भी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती भी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी भी कहते हैं। हिंदी भाषा की चौथी उपभाषा है पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी, जिसे मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसे कुमाऊनी, गढ़वाली भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद है पांचवी, जो बिहारी जिसे कहते हैं उपभाषा, और इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब आगे है खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरे दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसी अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी यानी प्योर अर्थात शुद्ध माना है, तो दूसरों ने खड़ी बोली का अर्थ जो है खड़ी यानी स्टैंडिंग। कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई यानी अ, गया, बड़ा, का तथा उसके अवन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। यानी यहाँ पे अ का मतलब था खड़ी बोली में जो मात्रा होती है आ, जैसे कि हम किसी शब्द में आ का लगाते हैं, गया, बड़ा, का। ठीक है।
तो उससे इनका अभिप्राय था कि खड़ी, यानी इसमें तो प्रभाव कर्कश से जुड़ा है। जो यों अभी तक यह प्रश्न अनिवार्य है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसकी क्षेत्र देहरादून का मैदान भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याय मात्रा में मिलते हैं। इसका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्खनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौ का समूह का या चारागाह आदि है। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाता है और उसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाती है। इसका विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आदि आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी देव, रत्नाकर आदि इनके प्रमुख कवि हैं। हरियाणी। हरियाण शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद है। हरि, धन, यान। कृष्ण का यान इधर से ही द्वारका गया था। हरि, जम्मा, अरण्य, हरा वन तथा अहीर, धन, आना, यानी राजपूताना, तेलंगाना की तरह। आदि कई मत दिए गए हैं किंतु कोई भी सर्वमान्य नहीं है। हरियाणी का विकास उत्तरी सौर श्रेणी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे रूप में हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणी में केवल लोक साहित्य है जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। बुंदेली। बुंदेले राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखाएं के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वहीं की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी है। इसमें ईश्वरी के फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा जैसे हिंदी में भी स्थान मिला है। मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। कन्नौज संस्कृत
कान्यकुब्ज। इस शब्द का केंद्र अंतः इसका नाम कन्नौजी पड़ा है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। यह ब्रजभाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की ही एक उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुके हैं। अवधी। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधी का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, अंशतः उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गौड़ा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हैं। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबुद्दीन, जायसी, तुलसी, उस्मान, सबल सिंह आदि हैं। बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधी की ही एक उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधी कह सकते हैं। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, महर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। छत्तीसगढ़। मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुआ, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य है। पश्चिमी राजस्थानी। राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। मीरा के पद इसी भाषा में हैं। उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास है। मेओ जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती भी कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। इस पर हरियाणी का बहुत प्रयास है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी राजस्थानी। राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में
यह बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। दक्षिणी राजस्थानी, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इसके आसपास इसका क्षेत्र है। इसी प्रतिनिधि बोली मालवी है, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य है। पश्चिमी पहाड़ी, जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास इसका क्षेत्र है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। मध्यवर्ती पहाड़ी, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊनी तथा आसपास का क्षेत्र है। वस्तुतः यह गढ़वाली और कुमाऊनी इन दो बोलियों का ही सामूहिक नाम है। इन बोलियों में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में है, साथ ही कुछ साहित्य भी है। भोजपुरी, बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के साथ इस बोली का नाम भी भोजपुरी पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सभी अधिक हैं। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है। शिष्ट साहित्य बहुत कम। भारतेंदु, प्रेमचंद प्रसाद आदि इसी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में इन्होंने अपना प्रयोग नहीं किया। मगही, संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है, कुछ ललित साहित्य भी है। मैथिली, मागही अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रस सिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। इसके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी इसके अच्छे साहित्यकार हैं। हिंदुई, हिंदुस्तानी, उर्दू। पीछे यह संकेत किया गया है कि खड़ी बोली नाम का एक प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि की आधार भाषा का आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है। वस्तुतः आज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी नाम का प्रयोग जिन भाषा रूपों के लिए होता है, व्याकरणिक स्तर पर वह प्राय एक ही है और उनकी आधार
भाषा वह मिश्रित बोली है जो मूलतः कोरवी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से बनी हुई। आज इस खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों, आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का प्रयोग होता है तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। उन शब्दों के साथ ही जब संस्कृत के अल्प प्रचलित अर्थात कथित कठिन तत्व शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग होता है तो उसे हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। और जब उन शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित अर्थात कठिन शब्दों का बहुत प्रयोग होने लगता है तो उसे उर्दू कहते हैं। तथा इस तरह खड़ी बोली की या सामान्य हिंदी की यह तीन शैली है। हिंदुई शब्द हिंदू घन ई से बना है। हिंदुई या हिंदवी का प्रयोग प्राचीन हिंदी के लिए काफ़ी पहले से मिलता है। 13वीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग इस एक ही शब्द के लिए हुआ है, किंतु हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार है जबकि हिंदवी का 30 बार। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हिंदी की तुलना में हिंदवी नाम ज़्यादा प्रचलित था। धीरे धीरे हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे और हिंदवी उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबी, फारसी के शब्द ज़्यादा थे। गार्सर द तासी के इतिहास में हिंदुई तथा हिंदुस्तानी नाम ठीक इसी अर्थ में आए हैं। अब प्राय लोग केवल दक्षिणी तथा उसके पहले के उत्तर भारत के मसूद, खुसरो तथा शकरगंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए ही हिंदुई या हिंदवी नाम का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान जमा ई से बना है। ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का मत है कि यह नाम अंग्रेज़ों का ही दिया हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुजबेक बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है, अर्थात हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जैसा कि ऊपर संकेत है तासी के प्रसिद्ध इतिहास इस्तवा दलाल त्रित्युत एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई मतलब हिंदुस्तानी का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है और आगे चलकर जब हिंदी और उर्दू नामों का प्रयोग एक ही भाषा की ऐसी शैलियों के लिए होने लगा जिसमें क्रमशः संस्कृत और अरबी, फारसी के शब्दों का बाहुल्य था, तो हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के बीच की उस भाषा को कहने लगे जिसमें ना तो संस्कृत के कठिन शब्द होते हैं और ना अरबी, फारसी के। इसमें तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत तत्सम और अरबी, फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल में भी प्रयुक्त होते हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में
किया है। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ ही यह शब्द भारत में आया और इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव था। इस अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाज़ार, फौजी पड़ाव का बाज़ार नाम आज भी मिलता है। मुग़ल बादशाह के इस फौजी पड़ावों में धीरे धीरे पूर्वी पंजाबी, हरियाणी, कौरवी तथा ब्रज मिश्रित एक ऐसी बोली विकसित हुई जिसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की के शब्द काफ़ी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इस खेमे के सिपाहियों के कारण था। तो तुर्की शब्द मुग़लों की अपनी भाषा तुर्की और उसकी दरबारी भाषा फ़ारसी के कारण थे। शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। यह भी एक प्रकार से उर्दू शाही और फौजी पड़ाव था, किंतु बहुत बड़ा था। अतः इसे उर्दू न कहकर उर्दू-ए-मुअल्ला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा ज़बान-ए-उर्दू-ए-मुअल्ला यानी श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस ज़बान-ए-उर्दू-ए-मुअल्ला का संक्षेप है। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, यह कहना कठिन है, किंतु मोटे रूप में आठवीं सदी के मध्य में इसका प्रयोग चल पड़ा। यद्यपि इसे ज़्यादातर हिंदी या रेख्ता मिश्रित भाषा कहते थे, इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया है। 1850 ईस्वी तक आते आते इस भाषा के लिए अन्य नामों का प्रचलन बंद हो गया और केवल उर्दू नाम चलने लगा। हिंदी के मुख्यतः दो रूप प्राचीन काल से ही आ रहे हैं। एक तो बोली रूप जो ब्रज अवधि आदि का था और दूसरा उसका एक प्रकार से मिश्रित रूप था जो किसी क्षेत्र से संबद्ध ना होकर पूरे हिंदी प्रदेश में उभर रहा था। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। लगभग ऐसी ही मिश्रित भाषा अरबी, फ़ारसी, तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू भी थी। आगे चलकर दोनों के मूलाधार एक हो गए तथा फ़ारसी, अरबी, तुर्की शब्दों से युक्त भाषा उर्दू कहलाई। तो संस्कृत से युक्त हिंदी नाम और उसके विकास विभिन्न रूप। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंध कहने लगे। यही सिंध शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होने लगे और इस शब्द के अर्थ में विस्तार हुआ। हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक जो है वो प्रत्यय लगने से हिंदिक बना, जिसका अर्थ है हिंद का।
यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदी के ही विकसित रूप है। हिंदी भी हिंदिक का ही प्रचलित रूप है और इसका मूल अर्थ है हिंद का। इस प्रकार यह विशेषण है, किंतु भाषा में अर्थ में संज्ञा हो जाती है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी के ज़फ़रनामा 1424 यानी 1424 में मिलता है। वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के आधिक्य की बात छोड़ दे तो हिंदी और उर्दू में कोई ख़ास अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। इसीलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। तज़किरा मख़ज़न उल ग़रायब में आता है, दर ज़बान हिंद की मुराद उर्द अस्त। यह हिंदी शब्द उर्दू का समानार्थी है। तो दूसरी तरफ हिंदी के सूफ़ी कवि नूर मोहम्मद ने कहा है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। यहाँ इस शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए है। मुल्ला वजही, सौदा, मीर आदि ने अपने शेरों में हिंदी शेर कहा है। गालिब ने भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिंदी और उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेज़ों की विशेष भाषा नीति के कारण ही इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो हिंदी को हिंदुओं से। यदि अंग्रेज़ बीच में ना पड़े होते तो आज ये दोनों भाषाएं एक होती। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में हो रहा है। हिंदी शब्द अपने विस्तृतम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का घोतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। इसीलिए इसे अंतर्गत ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली आदि प्राय सभी में लिखित साहित्यिक का विवेक किया जाता है। भाषा विज्ञान में प्राय पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते रहते हैं। ग्रियर्सन ने इसे आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था, जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य दो को हिंदी मानने के कारण पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी नाम दिया था। इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का समूह नाम है। हिंदी शब्द का संकुचितम अर्थ है खड़ी बोली। साहित्यिक हिंदी जो आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और जिसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से भी अभिहित करते हैं। हिंदी का विकास हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु यदि हिंदी का
परिचय पश्चिम हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव सौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में भी मिलते हैं। प्राकृत काल में उसका संख्या और भी बढ़ गई है तथा अपभ्रंश काल में यह रूप प्राय 40% से भी अधिक हो गई है। किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 1000 वर्षों यानी 1000 से 2000 में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 1000 से 1500 यानी 1000 से 1500 तक। ठीक है। हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः अन्य ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। मुख्यतः अंतर यह है कि एक अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए और औ। ये 8 ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ विकसित हो गए, जो संस्कृत स्वर थे जिसका उच्चारण क्रमशः ए और औ था। दूसरा, च, छ, ज, झ संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकाल हिंदी में आकर यह स्पर्श संघर्षी हो गए और तब से अब तक यह स्पर्श संघर्षी ही हैं। तीसरा पॉइंट है न, र, ल, स संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के दंत्य ध्वनियाँ थे। आदिकाल में यह वत्सर्य हो गए। चौथा पॉइंट, अपभ्रंश में ड, ढ व्यंजन नहीं थे। आदिकाल हिंदी में इसका विकास हुआ। पांचवा, न, म, ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजनों, स्वरानुक्रमों तथा व्यंजनानुक्रमों के लोप की भी संभावना हो सकती है जो अपभ्रंश में थे। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश में थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के
अपने रूप विकसित होते गए। धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्राय प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण समवेत अपभ्रंश व्याकरण से इस बातों से भिन्न है। पहला, अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला। सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों कारक चिन्हों का प्रयोग काफ़ी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। दूसरा पॉइंट, नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि संस्कृत प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी प्रयोग में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्राय पूर्णतः समाप्त हो गया। गोरखनाथ की रचनाओं में प्रयुक्त कुछ प्रयोगों को कुछ लोगों ने नपुंसक लिंग का माना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। तीसरा पॉइंट, हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था। आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें उल्लेख्य 2-3 हैं। भाषिक आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी। दूसरा है, मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी तथा तुर्की भाषाओं में हिंदी में आए। तीसरा पॉइंट है, भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासक का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की भी संभावना हो गई कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक या अल्पावश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए या फिर उसका प्रयोग बहुत कम हो गया। इस काल के साहित्य में प्रमुखतः पिंगल, मैथिली, दक्खनी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति, नालर, चंद्रबरदाई, कबीर आदि है। मध्यकाल 1500 से 1800। इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेख्य है। पहली है, फारसी की शिक्षा की कुछ व्याख्या व्यवस्था तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हुआ, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ ये 5 नए व्यंजन आ गए। दूसरा पॉइंट, शब्दांत या कम से कम कुछ व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गए, अर्थात राम का उच्चारण रम होने लगा, किंतु भक्त
जैसे शब्दों में जहाँ अ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था, अ बना बना रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत अ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता का अर्थ उच्चारण में जप्ता हो गया। तीसरा पॉइंट, ह के पहले का जो अ होता था, कुछ स्थितियों में ए जिससे उच्चारण होने लगा था, अहमद का अहमद। व्याकरण के क्षेत्र में भी मुख्यतः तीन ही बातें उल्लेखनीय हैं। पहला है, इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के प्रायः हिंदी से जो निकल गए, जो कुछ बचे थे वह ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया था। भाषा, आदिकालीन भाषा की तुलना में और हिंदी वियोगात्मक हो गई थी। संयोग रूप से भी कमी हो गए पर सर्गों यहाँ क्रियाओं का प्रयोग और भी बढ़ गया। तीसरा जो पॉइंट है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा है, उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी काव्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी। हिंदी रचना फारसी से प्रभावित होने लगी। शब्द भंडार की दृष्टि से यह बातें मुख्य हैं। पहला, इस काल में आते आते काफ़ी शब्द फारसी लगभग 3500 लगभग अरबी लगभग 2500, पश्तो लगभग 50 तथा तुर्की लगभग 125 से हिंदी में आ गए और उनकी संख्या लगभग 600 हो गई। दूसरा पॉइंट, यूरोप दूसरा पॉइंट है, भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्द का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। तीसरा, यूरोप से संयुक्त होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्द को हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम जन्मस्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण जन्मस्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यों दक्खनी उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई। इस काल के प्रमुख साहित्यकार जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव बिहारी भूषण देव हैं। आधुनिक काल, जो कि 1800 से अब तक मानी जाती है। आधुनिक काल हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में
चार पांच बातें उल्लेखनीय हैं। पहली बात है, आधुनिक काल के में जो शिक्षा है, आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उर्दन